एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा कहीं खो गया। पूरा गांव जानता था कि मुल्ला अपने गधे से बहुत प्यार करता है और वह हमेशा कहता था, मेरा गधा सबसे समझदार और ईमानदार है। गधे को ढूंढने के लिए मुल्ला ने पूरे गांव में आवाज लगाई, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। हारकर मुल्ला ने एक अनोखी तरकीब सोची। मुल्ला गांव के बीचों बीच पहुंचा और जोर जोर से ऐलान करने लगा, सुनो सुनो, मेरे गधे के बिना मैं बहुत दुखी हूं। पर मैंने फैसला किया है कि जो कोई मेरा गधा लौटा देगा, उसे मैं गधे के आधे हिस्से का मालिक बना दूंगा। यह सुनते ही गांव के लोग चौंक गए। सभी सोचने लगे, गधे का आधा हिस्सा, इसका क्या मतलब है? कुछ देर बाद एक व्यक्ति घबराते हुए मुल्ला के पास आया और कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारा गधा वापस कर दूंगा, लेकिन कृपया गधे का आधा हिस्सा मुझे मत देना। मुझे गधा पूरा चाहिए। मुल्ला मुस्कुराया और कहा, पहले गधा लाओ, फिर देखेंगे कि आधे हिस्से का क्या करना है। कुछ ही देर में वह व्यक्ति मुल्ला का गधा लेकर आ गया। मुल्ला ने गधे को देखकर उसे प्यार से गले लगाया। फिर मुल्ला ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने मेरा गधा लौटाकर अच्छा किया। अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। गधे का आधा हिस्सा तुम्हारा है। व्यक्ति हड़बड़ा गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे गधे का आधा हिस्सा नहीं चाहिए। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मैंने कहा था कि गधे के आधे हिस्से का मालिक तुम होगे। इसका मतलब है कि तुम गधे के पीछे का हिस्सा संभालोगे। जब गधा गंदगी करेगा तो उसकी सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और जब वह किसी सामान को खींचेगा तो उसके पीछे चलकर उसे सहारा देना तुम्हारा काम होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला, मुझे आपका गधा नहीं चाहिए। मैं इसे आपके पास ही रहने देता हूं। मुल्ला हंसा और कहा, तो याद रखना, दूसरों की चीजें चुराने का यही अंजाम होता है। गांव वाले मुल्ला की बुद्धिमानी पर हंसने लगे, और इस तरह मुल्ला ने अपने गधे को वापस भी पाया और चोर को सबक भी सिखाया। सीख, बुद्धिमानी और चतुराई से बड़े मसले हल किए जा सकते हैं। कहानी 2। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में दो आदमी एक विवाद लेकर आए। दोनों के बीच एक कीमती अंगूठी को लेकर झगड़ा हो रहा था। पहला आदमी बोला, यह अंगूठी मेरी है। मैंने इसे सालों पहले खरीदा था। यह आदमी झूठ बोल रहा है। दूसरा आदमी चिल्लाया, नहीं, यह मेरी अंगूठी है। यह मुझे मेरे दादा से विरासत में मिली है। यह इसे चुराना चाहता है। गांव के लोग इस विवाद को देखकर परेशान हो गए। वे दोनों को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर वह मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस विवाद को अभी सुलझा देता हूं। मुल्ला ने अंगूठी को देखा और कहा, यह अंगूठी सचमुच बहुत कीमती लगती है। इसका फैसला करना आसान नहीं है। फिर उन्होंने एक नौकर से गांव के सबसे बड़े तराजू को लाने के लिए कहा। जब तराजू लाया गया तो मुल्ला ने अंगूठी को उसमें रखने का नाटक किया। इस अंगूठी का असली मालिक वही होगा जो इसे पूरी ईमानदारी और दिल से चाहता है। चलो, मैं इसे बीच से काट देता हूं और आप दोनों इसे आधा आधा बांट लो। पहला आदमी तुरंत खुशी से बोला, ठीक है, काट दीजिए, मुझे आधा हिस्सा ही चाहिए। दूसरा आदमी घबरा गया और बोला, नहीं, कृपया इसे मत काटिए। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाइए। मुल्ला मुस्कुराए और अंगूठी दूसरे आदमी को देते हुए बोले, यह अंगूठी तुम्हारी है। असली मालिक वह है जो चीज की कीमत से ज्यादा उसकी सलामती की परवाह करता है।
पहला आदमी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया और गांव के लोग मुल्ला की बुद्धिमत्ता और न्याय की तारीफ करने लगे। शिक्षा सच्चाई को परखने के लिए केवल चतुराई और ईमानदारी की जरूरत होती है। कहानी 3। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लिए थे। समय बीतता गया, लेकिन मुल्ला ने वह कर्ज नहीं चुकाया। पड़ोसी हर रोज मुल्ला को याद दिलाता और ताने मारता, लेकिन मुल्ला हमेशा कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। आखिरकार पड़ोसी ने गुस्से में मुल्ला से कहा, देखो मुल्ला, अगर तुमने मेरा कर्ज जल्द नहीं चुकाया तो मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाने का एक अनोखा तरीका अपनाऊं? पड़ोसी ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है। उसने कहा, जो भी करना है जल्दी करो, बस मेरा पैसा लौटाओ। अगले दिन मुल्ला गांव के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, मेरे पड़ोसी ने मुझे कर्ज दिया था और मैं उसे लौटाने वाला हूं। लेकिन मुझे एक समस्या है। मैं उसे पूरे गांव के सामने लौटाना चाहता हूं, ताकि सबको यह पता चल जाए कि मैं कितना ईमानदार हूं। यह सुनते ही गांव वाले इकट्ठा हो गए। पड़ोसी भी वहां आ पहुंचा। वह सोचने लगा कि शायद मुल्ला सच में कर्ज लौटाने वाला है। मुल्ला ने सबके सामने कहा, दोस्तों, अब मैं इसे कर्ज लौटाने जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि यह सबके सामने स्वीकार करे कि उसने मुझे उधार दिया था। पड़ोसी ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने इसे उधार दिया था। तभी मुल्ला ने पूछा, ठीक है, क्या तुम यह भी मानोगे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इसे चुकाऊंगा, लेकिन केवल तभी जब मैं अमीर हो जाऊं? पड़ोसी चौंक गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने जवाब दिया। मुल्ला ने तुरंत कहा, तो दोस्तों, यह मानता है कि मैंने कर्ज तो लिया था, लेकिन चुकाने का कोई वादा नहीं किया था। अब आप ही फैसला करो कि मैं इसे लौटाऊं या नहीं। गांव वाले हंसने लगे और पड़ोसी समझ गया कि मुल्ला ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे चुप करा दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन से किसी ने मुल्ला से कर्ज मांगने या देने की बात नहीं की। मुल्ला की चतुराई ने सबको हंसी और हैरानी का सबक दे दिया। शिक्षा कभी कभी मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए चतुराई और हाजिर जवाबी की जरूरत होती है। कहानी 4। एक दिन की बात है, गांव के चौराहे पर लोग रोजमर्रा की बातों में उलझे हुए थे। कुछ लोग बहस कर रहे थे तो कुछ बस समय काट रहे थे। तभी वहां मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंचे। उनके आते ही लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। एक व्यक्ति ने चुटकी लेते हुए कहा, मुल्ला, तुम तो बड़े ज्ञानी कहलाते हो। चलो, आज तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। अगर सही जवाब दिया तो तुम्हें मान लेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना है? उस व्यक्ति ने घमंड भरे स्वर में पूछा, बताओ, आसमान जमीन से कितना ऊंचा है? मुल्ला बिना पलक झपकाए बोले, जितनी ऊंचाई से गिरने पर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे। लोग हंसी के ठहाके लगाने लगे, लेकिन व्यक्ति शर्मिंदा होकर चुप हो गया। तभी दूसरा व्यक्ति बोल उठा, मुल्ला, यह तो आसान था। अब एक और सवाल, यह बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुमने अभी पूछा, तुम्हें खुद ही इसका जवाब नहीं पता। लोग और जोर से हंसने लगे। तीसरा व्यक्ति, जो काफी चतुर दिखता था, आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, अब मेरा सवाल सुनो। अगर तुम्हें 3 दिन बिना खाने पीने के जंगल में रहना पड़े तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, मैं चौथे दिन का इंतजार करूंगा, जब तुम मुझे खाने पर बुलाओगे।
इस बार तो पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। लोगों को समझ आ गया था कि मुल्ला नसीरुद्दीन से सवाल पूछने का मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, मुल्ला, हम मानते हैं कि तुम सवालों का जवाब देने में माहिर हो, लेकिन यह बताओ तुम खुद से कौन सा सवाल पूछोगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठहरकर भीड़ की ओर देखा। उनका चेहरा रहस्यमय मुस्कान से चमक रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा तो यह होगा, जब लोग मेरे सवालों से परेशान हो जाते हैं तो क्या वे मेरी चतुराई से खुश होते हैं या अपने मूर्खतापूर्ण सवालों पर शर्मिंदा? भीड़ चुप हो गई। कुछ लोग सोच में पड़ गए और कुछ मुस्कुराने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में मुल्ला ने लोगों को उनके सवालों के आईने में झांकने पर मजबूर कर दिया था, या इसके पीछे कोई और मंशा छिपी थी? जानने के लिए अगली कहानी में बने रहिए। गांव में पिछले दिन की घटनाओं के बाद लोग अब भी मुल्ला के मजेदार और चतुर जवाबों की चर्चा कर रहे थे। हर कोई उनके उल्टे सवालों का कायल था। लेकिन आज गांव के विद्वान लोगों ने मुल्ला को घेर लिया। वे तय कर चुके थे कि मुल्ला को उनकी ही चालाकी में फंसाया जाए। एक विद्वान ने कहा, मुल्ला, कल तुमने कहा था कि तुम अपने आप से यह पूछोगे कि लोग तुम्हारी चतुराई से खुश होते हैं या अपने मूर्ख सवालों से शर्मिंदा। अब हमें यह बताओ, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे सकोगे। गांव के विद्वान, जो अपनी बुद्धि पर गर्व करते थे, सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने कहा, पूछो मुल्ला, तुम्हारे 3 सवाल क्या हैं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, पहला सवाल वह क्या है जो एक ही समय में हल्का भी है और भारी भी? विद्वान सोच में पड़ गए। उनमें से एक ने कहा, हवा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह तुम्हारा दिमाग है। जब यह सही दिशा में चलता है तो हल्का लगता है, और जब उलझन में पड़ता है तो भारी हो जाता है। लोग ठहाके लगाने लगे और विद्वान थोड़ा झेंप गए। फिर मुल्ला ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ वह कौन सा सत्य है जिसे हर कोई देखता है लेकिन मानता नहीं? विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार उनमें से एक ने कहा, यह तो हम नहीं जानते। मुल्ला ने जवाब दिया, आईना। हर कोई अपना प्रतिबिंब देखता है, लेकिन खुद को वैसा मानने से इनकार करता है। लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। अब तीसरा और आखिरी सवाल बारी थी। मुल्ला ने थोड़ा झुककर कहा, अच्छा, यह बताओ, अगर मैं आज इन सवालों के जवाब न देता तो तुम क्या करते? यह सुनते ही विद्वान चौंक गए। उन्होंने आपस में सलाह-मशविरा किया, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिल पाया। हार मानते हुए उन्होंने कहा, मुल्ला, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरे खुद से पूछे गए सवाल का जवाब है। लोग मेरे सवालों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका कारण मेरी चतुराई नहीं, बल्कि उनकी अपनी उलझनें हैं। और जब उलझनें खत्म हो जाती हैं, तो वे खुद को जवाबों में ढूंढ लेते हैं। गांव के लोग और विद्वान इस जवाब से स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मुल्ला, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे अगले सवाल का जवाब हमारे पास होगा या नहीं? मुल्ला ने आंखों में एक चमक भरकर कहा, यह तो तभी पता चलेगा जब मेरा अगला सवाल तुम तक पहुंचेगा। लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब हमेशा सवाल के अंदर ही छिपा होता है। तो आखिर मुल्ला का अगला सवाल क्या होगा? और क्या यह गांव के लोगों को एक नई उलझन में डाल देगा? यह जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन के आखिरी जवाब के बाद पूरा गांव उनकी बातों को लेकर सोच में डूबा था।
लोग आपस में बहस कर रहे थे कि मुल्ला का अगला सवाल क्या हो सकता है। कुछ ने सोचा कि यह उनके लिए एक और मजाक होगा, तो कुछ ने इसे एक नई पहेली के रूप में देखा। अचानक मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो? मेरा अगला सवाल बहुत आसान है, लेकिन पहले यह बताओ, क्या तुम वाकई जवाब देना चाहते हो? गांव के विद्वानों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ मुल्ला, इस बार हम जवाब देकर तुम्हें चौंका देंगे। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, तो सुनो, मेरा आखिरी सवाल है, क्या जीवन में हर सवाल का जवाब जरूरी होता है? यह सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। लोग सोचने लगे। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, मुल्ला, शायद हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल हमें सोचने के लिए बनाए जाते हैं, न कि हल करने के लिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा चाचा। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सवाल खुद में ही इतना बड़ा सबक होता है कि जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। गांव के लोग उनकी इस बात से सहमत हो गए। और इसी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और सरलता से सबका दिल जीत लिया। तो कहानी का अंत यही होता है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका हर सवाल और हर जवाब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और हास्य से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वह जहां भी जाते अपनी बुद्धिमानी और मजाकिया जवाबों से लोगों का दिल जीत लेते। उनके चर्चे राजा के दरबार तक पहुंच गए। राजा भी मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को परखने की इच्छा रखने लगा। एक दिन राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। जब मुल्ला पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारे चतुराई भरे किस्से बहुत सुने हैं। आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो भी परीक्षा लेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, परंतु यह ध्यान रहे कि आपकी पहेली के उत्तर में मेरा सत्य और विनोद दोनों झलकेगा। राजा ने अपनी राजगद्दी पर बैठते हुए कहा, ठीक है। मेरी पहली पहेली यह है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हर इंसान एक बार करता है लेकिन दूसरी बार नहीं कर सकता? मुल्ला ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह काम है जन्म लेना। हर इंसान केवल एक बार जन्म लेता है और दूसरी बार कभी नहीं। राजा मुल्ला के उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा मुल्ला, अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो जितना अधिक होता है उतना ही हल्का लगता है? मुल्ला ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, वह है खाली स्थान। जितना अधिक खाली स्थान होगा उतना ही हल्का महसूस होगा। राजा ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुम सच में बुद्धिमान हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली दूंगा जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दूंगा। मुल्ला ने राजा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। कृपया अपनी पहेली बताएं। राजा ने गंभीर होकर कहा, मेरी आखिरी पहेली यह है, इस पूरे राज्य में सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति कौन है और क्यों? मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, महाराज, सबसे अमीर व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आपके पास न केवल धन दौलत है बल्कि पूरा राज्य और प्रजा का प्यार भी है। और सबसे गरीब व्यक्ति भी आप ही हैं, क्योंकि आपको हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं आपका राज्य, आपका धन या आपकी सत्ता छिन न जाए। राजा मुल्ला के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मुल्ला,
तुम्हारा उत्तर न केवल सत्य है बल्कि यह गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने विनम्रता से राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे और उन्हें खुशहाल बनाए। मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा और हमेशा सत्य और न्याय का साथ दूंगा। उस दिन के बाद से मुल्ला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में मुख्य सलाहकार बन गए। उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल राजा बल्कि पूरे राज्य को लाभ पहुंचाया। राजा और मुल्ला की दोस्ती और समझदारी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सत्य का मूल्य सबसे अधिक होता है। जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और चतुराई से करना चाहिए और सच्चाई हमेशा हमें जीत दिलाती है। कहानी 6। गांव में एक बार दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। पहला व्यक्ति बोला, मुल्ला जी, इसने मेरी गाय चुरा ली है। मैं इसे अच्छे से जानता हूं। यह मेरी गाय वापस करे। दूसरा व्यक्ति बोला, यह झूठ बोल रहा है मुल्ला जी। गाय मेरी है और मेरे पास इसका सबूत है। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने सोचा कि झगड़े को खत्म करने के लिए कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाए। मुल्ला ने गांव वालों को बुलाया और कहा, गाय को यहाँ लाओ। हम इसका फैसला यहीं करेंगे। गाय को लाया गया। मुल्ला ने गाय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम गाय से पूछेंगे कि वह किसकी है। सभी लोग हैरान हो गए। गाय से पूछेंगे? यह कैसे संभव है? मुल्ला ने गाय के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों खेत के उस छोर पर जाओ और एक एक बार मुझे आवाज दो। गाय जिसके पास दौड़कर जाएगी वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यक्ति मान गए। पहले व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई लेकिन गाय हिली तक नहीं। फिर दूसरे व्यक्ति ने आवाज दी और गाय तुरंत दौड़कर उसकी ओर चली गई। मुल्ला ने कहा, यह गाय दूसरे व्यक्ति की है। असली मालिक के साथ जानवर का एक अनदेखा रिश्ता होता है। गाय ने खुद अपना फैसला सुना दिया है। पहला व्यक्ति झेंपकर चुप हो गया और वहां से चला गया। गांव वाले मुल्ला की इस बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाने लगे। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। सही बुद्धि और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में खड़े हुए थे। बाजार में बहुत चहल पहल थी। हर कोई अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को भीड़ में एक अमीर व्यापारी दिखाई दिया जो बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। वह हर किसी से ऊंचे स्वर में बात कर रहा था और अपनी दौलत का दिखावा कर रहा था। व्यापारी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा और उन्हें चुनौती देने का मन बना लिया। उसने सोचा कि वह मुल्ला को शर्मिंदा करके अपनी ताकत और धन का प्रदर्शन करेगा। उसने जोर से कहा, अरे मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि मुझसे शर्त लगाओ? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, लेकिन शर्त क्या होगी? व्यापारी ने एक पल सोचा और कहा, शर्त यह होगी कि अगर तुम मेरी दी हुई चुनौती पूरी कर लो तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी हर आज्ञा माननी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। अब बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? व्यापारी ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
मेरी चुनौती यह है कि तुम बिना आग और लकड़ी के एक ऐसी चीज पकाओ जिसे मैं खाकर संतुष्ट हो जाऊं। सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। यह तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। बिना आग और लकड़ी के खाना पकाना, यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांत भाव से कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन अगले दिन सुबह जल्दी उठे और सोचने लगे। उन्होंने अपने घर में कुछ चीजें इकट्ठा की और बाजार की ओर निकल पड़े। वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे लोग जमा थे। उन्होंने वहीं पर अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मुल्ला ने एक मिट्टी का बड़ा घड़ा लिया और उसमें कुछ पानी डाला। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी सी मिट्टी और घास मिलाई। यह सब देखकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, मुल्ला, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या यह घास और मिट्टी का पानी खाने लायक है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब्र रखो, इसका नतीजा जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। कुछ देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस घड़े को व्यापारी के सामने रखा और कहा, यह लो तुम्हारी चुनौती का जवाब। यह खाना तैयार है। व्यापारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने घड़े को देखा और फिर गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है? मैं इसे कैसे खा सकता हूं? यह तो केवल मिट्टी और घास है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुमने कहा था कि मुझे बिना आग और लकड़ी के कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे तुम खाकर संतुष्ट हो जाओ। यह रहा मेरा उत्तर। अब अगर यह तुम्हें संतुष्ट नहीं करता तो गलती मेरी नहीं है। आखिरकार संतुष्टि तो इंसान के मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि खाने पर। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। व्यापारी की चालाकी पर पानी फिर चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुमने यह खेल बड़ी चालाकी से जीता है, मुल्ला। तुम्हारी बुद्धिमानी को मानना पड़ेगा। ये लो तुम्हारी 100 स्वर्ण मुद्राएं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण मुद्राएं लीं और कहा, याद रखो, धन और ताकत से बड़ी चीज बुद्धि और समझ होती है। अगली बार शर्त लगाते समय यह बात याद रखना। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से न केवल शर्त जीती बल्कि सभी को यह सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। कहानी 8। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में एक राजा राज करता था जो अपनी बुद्धिमानी और अनोखी पहेलियों के लिए मशहूर था। राजा अक्सर अपनी सभा में कठिन से कठिन पहेलियां पूछता और जो उन्हें हल कर पाता उसे बड़ा इनाम देता। लेकिन जो असफल होता उसे दंडित भी किया जाता। राजा के दरबार में दूर दूर से बुद्धिमान लोग अपनी किस्मत आजमाने आते थे। इसी राज्य में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी, मजाकिया स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन राजा को पता चला कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत चतुर व्यक्ति हैं और हर समस्या का हल बड़े अनोखे ढंग से निकालते हैं। राजा ने सोचा, क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने अपने सेवकों के माध्यम से मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाने का संदेश भेजा। संदेश पाते ही मुल्ला समझ गए कि राजा ने उन्हें किसी खास कारण से बुलाया है। वे अपने गधे पर सवार होकर राजा के दरबार पहुंचे। उनके अनोखे पहनावे और गधे पर सवारी ने दरबारियों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुल्ला ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे राजा के सामने जाकर बोले, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे
तो तुम्हें राज्य के बाहर निर्वासित कर दूंगा। मुल्ला ने राजा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन पहले यह तय कर लें कि अगर मैं आपकी पहेली हल कर दूं तो इनाम क्या होगा। राजा ने कहा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के और एक ऊंचा ओहदा दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, अब अपनी पहेली बताइए। राजा ने अपनी सिंहासन पर बैठते हुए कहा, मुल्ला, मेरी पहेली यह है, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो दिन में 3 बार बदलती है लेकिन फिर भी वही रहती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की पहेली सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह पहेली इतनी अनोखी और कठिन थी कि किसी को इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था। मुल्ला ने भी कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हें सूरज ढलने तक का समय मिलता है। अगर तब तक उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से बाहर निकले और गांव के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। वे हर किसी से मिलते, सवाल पूछते और विचार करते। वे गहराई से सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा उत्तर हो सकता है जो राजा की पहेली को हल कर सके। गांव के एक चाय वाले से बातचीत करते हुए मुल्ला को एक विचार आया। वे मन ही मन मुस्कुराए और बोले, अब मैं राजा को ऐसा उत्तर दूंगा कि वह भी हैरान रह जाएगा। शाम होने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में लौटे। राजा और सभी दरबारी बेसब्री से उनके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। राजा ने पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हें पहेली का उत्तर मिल गया? मुल्ला ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जी हाँ महाराज, मुझे इसका उत्तर मिल गया है। राजा ने उत्सुकता से कहा, तो बताओ क्या है उत्तर? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी पहेली का उत्तर है छाया। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह उत्तर कैसे सही हो सकता है। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव है? समझाओ। मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, छाया दिन में 3 बार बदलती है। सुबह यह लंबी होती है, दोपहर में छोटी और शाम को फिर से लंबी हो जाती है, लेकिन यह हर समय छाया ही रहती है। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मुल्ला का उत्तर न केवल सही था बल्कि बहुत गहराई से सोचा गया था। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार मुल्ला नसीरुद्दीन को 100 सोने के सिक्के और एक ऊंचा ओहदा दिया। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी समझदारी को सलाम। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, महाराज, बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं बल्कि हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने में है। उस दिन के बाद राजा और मुल्ला के बीच एक गहरी मित्रता हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें पूरे राज्य में और अधिक प्रसिद्ध कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें उसे अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि सही समय पर सही उत्तर देने की क्षमता में होती है। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक जादूगर आया। वह बहुत चालाक और चालबाज था। उसने गांव वालों को अपनी जादुई चटाई दिखाकर कहा, यह चटाई उड़ सकती है। इसे खरीदने वाला अमीर और ताकतवर बन जाएगा। लेकिन यह सस्ती नहीं है। इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए और सोचने लगे कि यह चटाई खरीद लेना चाहिए। कोई कहता, अगर यह सचमुच उड़ती है तो यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जादूगर पर शक हुआ। मुल्ला ने जादूगर से कहा, वाह, तुम्हारी चटाई तो सचमुच अनोखी है, लेकिन क्या यह सच में उड़ सकती है?
जादूगर ने घमंड से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इसे उड़ा सकता हूँ, लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ इसके असली मालिक के लिए काम करती है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसका प्रदर्शन करके दिखाओ। गांव के लोग भी जोर जोर से बोलने लगे, हाँ, हमें दिखाओ कि यह चटाई कैसे उड़ती है। जादूगर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपनी बात को साबित करने के लिए चटाई पर बैठ गया। उसने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और जमीन से कूदने की कोशिश की, लेकिन चटाई जरा भी नहीं हिली। मुल्ला ने मजाक में कहा, शायद हवा में थोड़ी दिक्कत है, चलो मैं मदद करता हूँ। यह कहकर मुल्ला ने चटाई उठाकर पास की नदी में फेंक दी। जादूगर चिल्लाया, तुमने क्या किया? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर चटाई सचमुच उड़ सकती है तो यह खुद ही नदी से बाहर आ जाएगी, वरना हमें समझ आ जाएगा कि तुम झूठे हो। गांव के लोग यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। जादूगर को अपनी चालाकी के पकड़े जाने पर शर्मिंदगी हुई और वह भाग खड़ा हुआ। शिक्षा झूठ हमेशा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। कहानी 10। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में आराम से सो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी खिड़की के पास एक हल्की आहट हुई। मुल्ला ने अपनी चादर के नीचे से झांककर देखा तो पाया कि एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। चोर ने धीरे धीरे खिड़की से अंदर कदम रखा और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुल्ला उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रहे थे। मुल्ला ने तुरंत अपनी चतुराई का सहारा लिया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठे और चुपके से अंधेरे में खड़े हो गए। चोर को उनकी मौजूदगी का जरा भी आभास नहीं हुआ। जब चोर ने मुल्ला का संदूक खोला और उसमें से कुछ पैसे और गहने निकाले तो मुल्ला अचानक बोले, अरे भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन गलत चीजें उठा रहे हो। असली खजाना तो वहां अलमारी में छिपा है। चोर चौंक गया, लेकिन मुल्ला के शांत और मददगार लहजे ने उसे उलझा दिया। उसने सोचा, शायद यह आदमी मूर्ख है, खुद ही मुझे असली खजाने का रास्ता दिखा रहा है। चोर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो बताओ अलमारी का ताला कैसे खुलेगा? मुल्ला बोले, तुम आराम से बैठो, मैं खुद खोल देता हूँ। मुल्ला ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। थैले को देखते ही चोर की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से थैला लिया और कहा, इसमें क्या है? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इसे घर ले जाकर खोलना, लेकिन ध्यान रहे इसे एकांत में खोलना, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। चोर ने सोचा, यह जरूर कोई अनमोल खजाना है। वह जल्दी से थैला लेकर भाग गया। सुबह जब गांव में हलचल हुई तो चोर ने एकांत में बैठकर थैला खोला, लेकिन उसमें सिर्फ रेत और पत्थर थे। चोर गुस्से में थैला फेंककर चिल्लाया, यह तो मुझे बेवकूफ बना गया। इसी बीच मुल्ला गांव के चौक पर खड़े हंस रहे थे। उन्होंने लोगों को पूरी घटना सुनाई। सब लोग ठहाके लगाने लगे और बोले, मुल्ला, तुमने तो चोर को ऐसा सबक सिखाया कि वह दोबारा चोरी करने की सोच भी नहीं पाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी करने वाले अक्सर समझते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन अगर उनकी चालाकी पर थोड़ा सा मजाक डाल दिया जाए तो वे खुद ही अपनी मूर्खता का नमूना बन जाते हैं। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपने घर को बचाया बल्कि चोर को भी जिंदगी का सबक सिखा दिया। कहानी 11। गांव में तीज का त्योहार था। हर घर में मिठाइयां बन रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने भी बेसन के लड्डू बनाए थे। उनकी सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल गई। लेकिन जब रात को मुल्ला ने थाली देखी तो एक लड्डू गायब था।
मुल्ला ने अपनी पत्नी से पूछा, ये लड्डू कहाँ गया? पत्नी ने भी हैरानी से कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो खुद थाली में रखे थे। मुल्ला के दिमाग में तुरंत शक का बीज अंकुरित हुआ। उनके पड़ोसी, जिनकी आदतें थोड़ी संदिग्ध थीं, उस दिन उनके घर के पास ही मंडरा रहे थे। मुल्ला ने ठान लिया कि इस लड्डू का सच निकाल कर ही रहेंगे। अगली सुबह मुल्ला ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, मेरे घर से एक लड्डू चोरी हुआ है। चोर को खुद कबूल करना चाहिए, वरना कल सुबह तक चोर का चेहरा काला हो जाएगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। पड़ोसी, जो चोरी का शक झेल रहा था, बेचैन दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने चोर को पहचानने का उपाय भी ढूंढ लिया है। आज रात मैं अपनी टोपी के नीचे वो लड्डू रखने वाला हूं। जिसने चोरी की है, उसे लड्डू की खुशबू नहीं आएगी। रात होते ही पड़ोसी बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर मैं चोर साबित हो गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। डरते डरते वह मुल्ला के घर के पीछे आया और खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा मुल्ला अपनी टोपी उतारकर सोने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से आगे बढ़ा, मुल्ला ने अंधेरे में जोर से कहा, चोर पकड़ा गया। पड़ोसी घबरा गया और वहां से भागा। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने अगली सुबह सबको बुलाकर कहा, मैंने चोर को देख लिया है। लेकिन चोर को खुद सामने आकर अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। गांव वाले अब और भी उत्सुक हो गए। सभी लोग मुल्ला की ओर देख रहे थे, लेकिन मुल्ला ने केवल मुस्कुराकर जवाब दिया, कल सुबह सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। आगे क्या हुआ? क्या पड़ोसी ने सच कबूला? क्या मुल्ला ने कोई और चाल चली? और उस गायब लड्डू का क्या हुआ? यह जानने के लिए देखिए अगली कड़ी। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर लड्डू चोर पड़ोसी नहीं था, तो मुल्ला को वो कैसे मिला? अगली सुबह पूरे गांव में उत्सुकता थी। सब मुल्ला नसीरुद्दीन के आंगन में जमा हो गए। मुल्ला ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और कहा, आज मैं उस चोर का नाम बताने वाला हूं जिसने मेरे घर से लड्डू चुराया। लेकिन उससे पहले उन्होंने रुककर अपने पड़ोसी की ओर देखा, जो पसीने से तरबतर था। मुल्ला बोले, पड़ोसी साहब, आप तो रात भर ठीक से सोए भी नहीं होंगे, है ना? पड़ोसी घबरा गया और बड़बड़ाते हुए बोला, मुल्ला, मैं कुछ नहीं जानता। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुमने खुद को साबित कर दिया। तुम्हारी बेचैनी और रात को मेरी खिड़की के पास छिपकर झांकने की आदत ने सब कुछ साफ कर दिया। पड़ोसी अब और नहीं छिपा सका। उसने गिड़गिड़ाते हुए कबूल कर लिया, मुल्ला, मैं ही वो था जिसने लड्डू चुराया। मुझसे वो सुगंध बर्दाश्त नहीं हुई। माफ कर दो। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, चोरी तो तुमने की, लेकिन मेरी असली चिंता लड्डू के गायब होने से नहीं थी। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम्हारी नियत कहाँ तक गिरी है। इसके बाद मुल्ला ने थाली से बाकी बचे लड्डू उठाए और हंसते हुए पड़ोसी को दे दिए। अब से चोरी मत करना। जब भी भूख लगे, सीधे मेरे पास आना। पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, लेकिन मुल्ला, उस लड्डू का क्या हुआ जिसे मैंने चुराया था? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, वो लड्डू मैंने खुद खा लिया था। मैं तो बस देखना चाहता था कि सच कब और कैसे सामने आता है। गांव वाले हंस पड़े। पड़ोसी भी झेंपते हुए मुस्कुरा दिया। सीख। मुल्ला की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई छिपती नहीं, और अच्छे दिल वाले लोग बुरी आदतों को बदलने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे, जब उनकी नजर एक सुंदर और तेज तर्रार घोड़े पर पड़ी। उस घोड़े का मालिक, एक व्यापारी, हर किसी को घोड़े की खूबियां गिना रहा था।
यह घोड़ा तो इतना तेज है कि हवा से बातें करता है, व्यापारी ने कहा। यह इतना समझदार है कि इसके साथ आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस 500 सोने के सिक्के दीजिए और यह आपका हो जाएगा। मुल्ला ने घोड़े को गौर से देखा। व्यापारी की बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थीं, लेकिन मुल्ला को शक हुआ कि कहीं यह घोड़ा सिर्फ नाम का तेज और समझदार तो नहीं। मुल्ला ने सोचा, चलो इस व्यापारी की चालाकी की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने व्यापारी से कहा, मुझे यह घोड़ा पसंद आया। मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन पहले इसे थोड़ा दौड़ाकर देखना चाहता हूं। व्यापारी तुरंत मान गया और मुल्ला को घोड़े पर चढ़ा दिया। मुल्ला ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा जमीन से हिला तक नहीं। मुल्ला ने कहा, भाई, यह तो बड़ी समझदारी से खड़ा है। शायद इसे भूख लगी है। व्यापारी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से घोड़े को गाजर खिलाई, लेकिन घोड़ा फिर भी हिला नहीं। मुल्ला ने घोड़े के कान में कुछ कहा और फिर जोर से चिल्लाए, यह घोड़ा तो बड़ा अनोखा है। यह बोलता क्यों नहीं? लगता है इसे बोलने का अभ्यास करवाना पड़ेगा। बाजार के लोग हंसने लगे। व्यापारी की पोल खुल चुकी थी। असल में घोड़ा बूढ़ा और आलसी था, लेकिन व्यापारी उसकी तारीफों के पुल बांधकर उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मुल्ला ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई, यह घोड़ा तो सचमुच हवा से बातें करता है। लेकिन वह हवा में नहीं, सपनों में बातें कर रहा है। व्यापारी शर्मिंदा होकर घोड़े को वापस ले गया और मुल्ला ने अपने मजाक से सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा कभी भी केवल दिखावे या बातों पर भरोसा न करें। सच को परखना जरूरी है। कहानी 13। गर्मियों की एक सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पुरानी बकरी लेकर बाजार की ओर चले। बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देना भी बंद कर दिया था, लेकिन मुल्ला ने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे ही मुल्ला बाजार पहुंचे, उन्होंने बकरी को रस्सी से बांधा और ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, आओ आओ, देखो मेरी बकरी, ये बहुत खास है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो इसे खरीदेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। बाजार में लोगों ने बकरी को देखा। वह दुबली पतली और कमजोर लग रही थी। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, ये कैसी बकरी बेचने आए हो? न दूध देती है, न इसका मांस ढंग का लगेगा। किस्मत बदलने की बात कहाँ से आ गई? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अरे जनाब, इस बकरी में वो खूबी है जो शायद ही किसी और बकरी में होगी। पर आप सबकी नजर तो केवल उसकी कमजोर काया पर है। मुल्ला ने वहां खड़े कुछ बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, जरा इस बकरी के गले में यह घंटी बांध दो और इसे धीरे धीरे यहां घुमाकर ले आओ। बच्चों ने वैसा ही किया। बकरी के गले में घंटी बांधी गई और वह बाजार में इधर उधर टहलने लगी। मुल्ला ने अचानक एक और चाल चली। उन्होंने जोर से कहा, ये बकरी कोई साधारण बकरी नहीं है। इसे अगर अपने घर में रखोगे तो तुम्हारा घर बुरी नजर से बच जाएगा। यह तो शुभता का प्रतीक है। सोचो, ऐसी बकरी किस्मत वालों को ही मिलती है। बाजार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग बकरी की तरफ ध्यान देने लगे। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला, अगर ये इतनी ही खास है तो तुम इसे क्यों बेच रहे हो? मुल्ला ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, जनाब, मैं इसे बेच तो नहीं रहा। मैं तो इसे किसी ऐसे इंसान को देना चाहता हूं जो इसकी कीमत समझ सके। अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो मैं केवल उसकी भावना देखूंगा, कीमत नहीं। अब तक बाजार के कई लोग इस सोच में पड़ चुके थे कि कहीं बकरी वाकई खास तो नहीं। एक ने 50 रुपए की बोली लगाई।
दूसरा बोला, मैं 100 रुपए दूंगा। कुछ ही मिनटों में बोली 200 रुपए तक पहुंच गई। आखिरकार एक व्यक्ति ने 300 रुपए देकर बकरी खरीद ली। मुल्ला ने बकरी की रस्सी उसके हाथ में थमाई और मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपने घर ले जाओ और ध्यान रखना, इसे प्यार से रखना। यह तुम्हारे लिए खुशियां लाएगी। जैसे ही खरीदार बकरी लेकर चला गया, मुल्ला ने अपने दोस्तों से कहा, उस बकरी में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। मेरी बातों ने बकरी को खास बना दिया। सीख। मुल्ला का यह मजेदार किस्सा सिखाता है कि दुनिया में चतुराई और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। बातों की ताकत और सही प्रस्तुति हर किसी को चौंका सकती है। कहानी 14। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ घर के आंगन में बैठे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उनकी पत्नी ने कहा, नसीरुद्दीन, तुम तो बड़े समझदार बनते हो। चलो एक सवाल पूछती हूँ। अगर जवाब दिया तो मानूंगी कि सचमुच तुम होशियार हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे पूछो तो सही। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। पत्नी ने अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर बनाते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें किसी एक चीज का चुनाव करना है, धन, विद्या या प्रेम, तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? मुल्ला चौंक गए। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। उन्होंने पहले तो अपने गाल पर हाथ रखा और फिर पत्नी को देखकर बोले, ये सवाल बड़ा गूढ़ है, लेकिन जवाब मैं जरूर दूंगा। थोड़ा समय दो, कल सुबह तक तुम्हें जवाब मिल जाएगा। पत्नी ने सोचा कि अब मुल्ला को असली मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुल्ला अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए उठे और बाजार की तरफ चले गए। मुल्ला ने उस रात अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। वह चुपचाप अपनी पत्नी के सवाल का जवाब सोचने लगे। उन्होंने कागज पर कुछ लिखा, फिर मिटाया। रात गहरी होती गई, लेकिन मुल्ला की मुस्कान गहरी होती गई। सुबह हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पत्नी को आंगन में बुलाया और कहा, तुम्हारा सवाल बड़ा दिलचस्प था। अब मेरा जवाब सुनो। मैं न धन चुनूंगा, न विद्या और न ही प्रेम। मैं तुम्हें चुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर ही मैंने सीखा है कि असली सुख क्या है। तुमने मुझे सिखाया कि बिना धन के भी खुश रहना संभव है, बिना विद्या के भी इंसान समझदार हो सकता है, और बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। लेकिन तुम्हारा साथ सब कुछ पूरा कर देता है। पत्नी यह सुनकर एक पल के लिए चुप रह गई। फिर हंसते हुए बोली, मुल्ला, तुम तो हाजिर जवाबी में सबसे आगे हो। लेकिन याद रखना, अगली बार सवाल और भी मुश्किल होगा। सही जवाब वह है जो परिस्थिति और व्यक्ति के भावों को समझकर दिया जाए। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि असली समझदारी कठिन सवालों का सीधा लेकिन दिल को छूने वाला जवाब देना है। कहानी 15। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक बेहद लालची आदमी रहता था। उसका नाम था असगर। असगर का काम था दूसरों की चीजों को उधार लेना, लेकिन वापस कभी न देना। वह हर बार नई चालाकी से अपनी बात को टाल जाता। एक दिन असगर ने मुल्ला से उनकी बड़ी सी तांबे की देगची उधार मांगी। मुल्ला भाई, एक दिन के लिए देगची चाहिए। मेहमान आए हैं और हमारे घर की देगची छोटी पड़ रही है, असगर ने बड़ी मासूमियत से कहा। मुल्ला मुस्कुराए, जरूर, लेकिन इसे संभाल कर रखना। यह मेरी सबसे प्यारी देगची है, उन्होंने कहा और देगची असगर को दे दी। अगले दिन असगर ने देगची वापस लौटाई, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी कटोरी भी थी। मुल्ला ने पूछा, यह कटोरी कहाँ से आई? असगर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला भाई, आपकी देगची ने रात में यह कटोरी पैदा कर दी।
ये आपकी ही है। मुल्ला ने चौंकने का नाटक किया, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चतुराई मुस्कुरा रही थी। उसने बिना कुछ कहे दोनों चीजें ले लीं। कुछ दिन बाद असगर फिर आया और देगची उधार मांगी। मुल्ला ने दे दी। इस बार भी अगली सुबह असगर देगची के साथ एक और कटोरी लौटा लाया। अब मुल्ला को यकीन हो गया कि लालच धीरे धीरे जाल में फंस रहा है। कुछ हफ्ते बाद असगर ने तीसरी बार मुल्ला से देगची मांगी, लेकिन इस बार मुल्ला ने उसे कुछ दिनों तक लौटाने की चिंता न करने को कहा। असगर खुशी खुशी देगची लेकर चला गया। मगर जब कई दिन बीत गए और मुल्ला ने देगची वापस नहीं मांगी तो असगर बेचैन हो गया। आखिरकार उसने मुल्ला के दरवाजे पर दस्तक दी। मुल्ला भाई, वो देगची अब तो मैं लौटा दूं? असगर ने पूछा। मुल्ला ने एक लंबी सांस भरी और दुखी स्वर में कहा, असगर भाई, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारी देगची अब इस दुनिया में नहीं रही। असगर चौंक पड़ा। क्या? देगची मर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मुल्ला ने कंधे उचकाए और बड़ी गंभीरता से कहा, जब देगची बच्चे पैदा कर सकती है तो वो मर भी तो सकती है ना। यह सुनते ही असगर का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी बेवकूफी और लालच का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असगर की हार तो हुई, लेकिन अब उसकी नजर मुल्ला की दूसरी चीजों पर पड़ चुकी थी। इस बार वो कुछ बड़ा प्लान बना रहा था। क्या मुल्ला फिर अपनी चतुराई से असगर के लालच का पर्दाफाश करेंगे, या असगर अपनी योजना में कामयाब होगा? इसका जवाब मिलेगा अगली कहानी में, मुल्ला नसीरुद्दीन का अनोखा न्याय। कभी सोचा है, जब दो लोग लड़ाई में अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं, तो असली सच का फैसला कैसे हो? क्या न्याय हमेशा कागज और कानून से मिलता है, या कभी कभी चतुराई से भी? यही सवाल उठता है जब मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अनोखे झगड़े का सामना करना पड़ा। गांव की चौपाल पर लोग जमा थे। दो आदमी, कादिर और असगर, एक दूसरे से गर्मागर्म बहस कर रहे थे। यह बर्तन मेरा है, कादिर चिल्लाया। झूठ! यह बर्तन मेरा है। तुम तो झूठ बोलने के लिए बदनाम हो, असगर ने जवाब दिया। चूंकि यह झगड़ा चौपाल तक पहुंच चुका था, लोगों ने तय किया कि इस मसले को मुल्ला नसीरुद्दीन ही सुलझा सकते हैं। आखिर उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। मुल्ला को बुलाया गया। उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी। कादिर ने कहा, मैंने यह बर्तन अपने घर में पाया। यह मेरे पिता का दिया हुआ है। असगर बोला, यह बर्तन मेरे घर से चोरी हुआ था। यह मेरा है। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बर्तन बोल सकता तो खुद ही बता देता कि यह किसका है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, मुझे न्याय करने का एक और तरीका आजमाना होगा। मुल्ला ने बर्तन उठाया और कहा, इस बर्तन को हम गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकेंगे। जिसके पास यह लुढ़कता हुआ आएगा, वही इसका असली मालिक होगा। आखिर बर्तन अपने मालिक को खुद पहचान लेगा। यह सुनकर कादिर और असगर दोनों हैरान रह गए। लेकिन बर्तन तो टूट जाएगा, कादिर ने घबराकर कहा। असगर ने भी तुरंत कहा, हाँ, ऐसा मत करो। यह बर्तन मेरे लिए बहुत कीमती है। मुल्ला ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराए। ओह, तो यह बर्तन दोनों के लिए इतना खास है कि इसे टूटने नहीं दे सकते। चलिए एक आखिरी बात करते हैं। मैं इसे बेच देता हूं और जो पैसा मिलेगा उसे तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूं। यह सुनते ही असगर की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ, यह ठीक है। इसे बेच दो। लेकिन कादिर परेशान हो गया। उसने कहा, नहीं मुल्ला साहब, यह बर्तन मेरा है।
इसे बेचने की जरूरत नहीं। अगर आप कहें तो मैं इसे असगर को दे दूंगा, लेकिन इसे टूटने या बिकने मत दीजिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए बर्तन कादिर के हाथ में दे दिया। बर्तन उसी का है जो इसे संभालना चाहता है, न कि जो इसे बेचने या तोड़ने को तैयार हो। असली मालिक की पहचान हमेशा उसकी भावना से होती है, न कि उसकी लालच से। गांव वाले तालियां बजाने लगे। असगर झेंप कर वहां से चुपचाप खिसक गया। कहानी 16। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे। वे एक समझदार और चतुर व्यक्ति थे, जो अपनी वाणी और कार्यों से लोगों को हमेशा हंसाने और कुछ नया सिखाने का काम करते थे। उनके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि वे कभी कभी अपनी चतुराई से दूसरों को जटिल समस्याओं का हल भी दे देते थे। गांव में एक नया सौदागर आया था। उसका नाम रशीद था, और वह बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। उसे अपनी संपत्ति और ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा लोगों से कहता था कि वह सबसे बड़ा व्यापारी है और उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन वस्तुएं हैं। रशीद ने अपने व्यापार को फैलाने के लिए गांव में दुकान खोली। उसकी दुकान पर दिन-ब-दिन ग्राहक आते और जाते, लेकिन रशीद ने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा अपने व्यापार की तारीफ करता और दूसरों को तुच्छ समझता। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ रशीद की दुकान पर गए। रशीद ने उन्हें देखा और चुटकी लेते हुए कहा, ओह मुल्ला साहब, क्या आप भी कुछ खरीदने आए हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वह सामान दे सकता हूं जो कोई और नहीं दे सकता। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, अच्छा, तो तुम हमें कुछ खास वस्तु दिखाओ। रशीद ने उन्हें अपनी दुकान के सबसे महंगे और सुंदर सामानों की एक लंबी लिस्ट दिखाई और गर्व से कहा, यह सामान दुनिया भर में सबसे बेहतरीन है। इसके जैसा कुछ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यह मौका बहुत अच्छा है। उन्होंने रशीद से कहा, अगर तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन वस्तु है तो मुझे वह चीज चाहिए जो सबसे मूल्यवान हो, लेकिन बिना किसी कीमत के। रशीद हंसी के साथ बोला, यह क्या मजाक है मुल्ला साहब? सबसे मूल्यवान वस्तु को बिना कीमत के कोई कैसे दे सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोग भी होते हैं, और जो हमसे कुछ भी नहीं लेते वे सबसे मूल्यवान होते हैं। तुम तो हमेशा कीमत की बात करते हो, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा कोई सामान दो जो मुझसे कुछ न ले और मुझे सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाए। रशीद कुछ देर चुप रहा। उसे समझ में नहीं आया कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या कह रहे हैं। वह बोला, ठीक है, तुम कौन सी चीज की बात कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास एक अच्छी सलाह होनी चाहिए जो मुझे मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मदद करे। यही सबसे मूल्यवान चीज है और मैं इसे मुफ्त में लेना चाहता हूं। रशीद थोड़ा चकराया, लेकिन उसने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? तुम तो मेरे सामानों में से कुछ नहीं लेना चाहते। मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, केवल सामान है। सामान कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही देता है जो दिल से निस्वार्थ हो। रशीद ने मुल्ला नसरुद्दीन को घमंड से देखा और फिर बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तो एक व्यापारी हूं। मुझे तर्क और सोच से ज्यादा माल की चिंता रहती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने रशीद के घमंड को देखते हुए एक तरकीब सोची। वह बोले, तो फिर अगर तुम्हारे पास सामान ही सबसे कीमती है तो मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु को मेरे सामने रखना होगा, और अगर तुम उसे मुझसे बेचने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। रशीद ने चुटकी ली, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? बहुत अच्छा, मैं तैयार हूं।
तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, यह चुनौती आसान नहीं है। तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। रशीद ने गर्व से कहा, बताओ क्या शर्त है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपनी दुकान का सबसे महंगा सामान मुझे बिना किसी कीमत के देना होगा और मैं इसे तुम्हारे सामने बेचूंगा। अगर इसे लोग खरीदते हैं तो तुम मेरे ज्ञान को स्वीकार करोगे। रशीद थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यह तो बहुत ही अजीब चुनौती है, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने रशीद की दुकान में से सबसे महंगी वस्तु उठाई और उसे गांव में ले गए। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह वह वस्तु है जिसे हम यहाँ बेचने आए हैं। यह वस्तु न केवल शानदार है बल्कि इसकी कीमत भी बहुत अधिक है। लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, क्या इसे खरीदने के लिए हमें बहुत पैसे देने होंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम इसे मुफ्त में ले सकते हो। लेकिन यदि तुम इसे सही तरीके से समझ पाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। गांव के लोग चकित थे। कुछ लोग वस्तु को लेकर गए, लेकिन किसी ने भी उसकी असल कीमत को महसूस नहीं किया। अंत में जब मुल्ला नसरुद्दीन रशीद के पास वापस लौटे तो उन्होंने कहा, देखो रशीद, तुमसे एक बात कहनी थी। इस वस्तु का असली मूल्य केवल ज्ञान में था और तुम उसे देख नहीं पाए। रशीद ने आंखें चौड़ी की और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, तो इसका मतलब? मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोले, सच्चा मूल्य वही है जो हमें किसी चीज से मिलती है, न कि केवल उस चीज की बाहरी चमक और कीमत से। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि हर वस्तु और हर व्यक्ति का असली मूल्य क्या है। रशीद ने अपनी आंखें झुका दीं और अब वह समझ गया था कि घमंड से ज्यादा मूल्य सच्चे ज्ञान का है। कहानी 17। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी समय उसके पड़ोसी ने आकर कहा, मुल्ला, तुम्हारे घर के पास बड़ा गंदगी फैल रहा है, तुम इसे साफ क्यों नहीं करते? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मुझे गंदगी साफ करने की सलाह दे रहे हो तो तुम भी अपनी मदद कर सकते हो। पड़ोसी ने कहा, लेकिन मैं तो तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी गंदगी को साफ करने के लिए। मुल्ला ने फिर हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया। मैं गंदगी साफ करूंगा, लेकिन तुम इसे साफ करने के लिए मेरे लिए एक उपहार लाओ। पड़ोसी हैरान होकर बोला, क्या? तुम मुझे उपहार लाने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम खुद अपनी गंदगी साफ करने के लिए कह रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए बोला, देखो, मैं भी तो तुम्हारे घर के पास के गंदगी को देखता हूँ और तुम्हें कहता हूँ कि तुम उसे साफ करो। क्या तुमने कभी मुझे उपहार दिया है? पड़ोसी को अब समझ आ गया कि मुल्ला नसरुद्दीन एक मजेदार तरीका अपनाकर उसे अपने काम के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। उसने मुल्ला से माफी मांगी और साथ ही अपनी गंदगी भी साफ करने का फैसला किया। सीख, हम जो काम दूसरों से करने की उम्मीद करते हैं वही काम हमें भी करना चाहिए। कहानी 18। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में चल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक बड़े से बर्तन के पास खड़े हैं और उसमें पानी भरने के लिए एक बाल्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाल्टी में छेद था और पानी बहकर बाहर गिर रहा था। वे लोग परेशान थे कि क्या करें। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा और उनसे पूछा, क्या हो रहा है भाई? क्यों परेशान हो? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम इस बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाल्टी में छेद है और पानी बाहर गिर रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुम लोग बाल्टी में छेद को बंद क्यों नहीं करते? वे लोग हैरान होकर बोले, अरे, हम तो यही सोच रहे थे, लेकिन हमें लगता था कि यह तरीका थोड़ा अजीब होगा। मुल्ला नसरुद्दीन हंसी में बोले, छेद तो बंद कर दो ताकि पानी गिर न जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साधारण सी बात कही, लेकिन वे हमें यह समझाना चाहते थे कि किसी समस्या का समाधान हमेशा स्पष्ट और सीधा होता है। कभी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं, जबकि समाधान हमारे सामने होता है। सीख कभी कभी हमारी समस्याओं का हल बहुत साधारण होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी 19। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने बैल के साथ खड़ा है और उसे तंग करते हुए बुरी तरह से पीट रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा और बिना सोचे समझे उस आदमी के पास पहुंचे। तुम इस बैल को क्यों मार रहे हो? मुल्ला ने पूछा। आदमी गुस्से में बोला, यह बैल काम करने में आलसी है, इसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसे सजा दे रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे सजा दे रहे हो, पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शायद वह बैल तुम्हारी बात समझता नहीं और तुम्हारे साथ उसकी कोई समझदारी का रिश्ता नहीं है? आदमी थोड़ा चौंका। क्या मतलब? मुल्ला ने कहा, अगर तुम उसे इस तरह पीटते रहोगे तो उसे क्या समझ में आएगा? तुम्हें उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, शांति से, और उसे अच्छे से सिखाना चाहिए कि उसे क्या करना है। आदमी ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने बैल को धीरे से चुपके से पकड़ लिया और उसे कुछ खाने के लिए दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, देखो, कभी कभी हमें कठिनाइयों का समाधान हिंसा में नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य में मिलता है। आदमी ने मुल्ला की बातों को माना और फिर वह बैल को बिना डांटे काम पर लगाकर बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रशिक्षित करने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का हल हमेशा कड़ी मेहनत और समझदारी से मिलता है, न कि क्रोध और हिंसा से। कहानी 20। कहानी कुर्सी पर बैठकर ज्ञान। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के लोगों के बीच बैठे हुए थे। सभी लोग उनसे ज्ञान की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। वे बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे और लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, मुल्ला, मुझे यह बताइए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ चलना है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, चुपचाप मेरे साथ आओ। वे दोनों गांव के बाहर एक खुले मैदान में पहुंच गए। मुल्ला ने अपनी चप्पल उतारी और एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम भी यहाँ बैठो। व्यक्ति ने बैठते हुए कहा, लेकिन मुल्ला, यह कोई विशेष स्थान नहीं है, यहाँ क्या मिलेगा? मुल्ला ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यहाँ बैठने से तुम अपने मन को शांति की ओर ले आ सकते हो, क्योंकि ज्ञान कभी भी किसी पुस्तक या किताब में नहीं होता। यह तब होता है जब हम खुद को शांत रखते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। कुछ देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर कहा, ज्ञान की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमेशा हमारे भीतर होता है, हमें बस उसे समझने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अब समझ गया और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि ज्ञान कोई किताबों में नहीं, बल्कि खुद के अनुभवों और शांति में है। सीख ज्ञान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से आता है।